हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे और पीरियडिक प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट पीरियडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन किया था और आपको बताया था कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस एंड हाउ एटॉमिक रेडियस changes on going left to right in periodic table or top to bottom in a particular group. And I have also told you about the different types of atomic radii. Now, today we are going to discuss the some other periodic properties, and next periodic properties is ionic radius or ionic radii. तो व्हाट इज आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस है क्या? पहले तो आप आयन समझ लें क्या है। सोडियम एटम है आपका ये, इस Na एटम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें 281, अगर ये अपनी आउटरमोस्ट शेल का ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na आयन बन जाएगा और एक आपका इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने से या इलेक्ट्रॉन आ जाने से जो चार्ज्ड स्पेसीज मिलते हैं, दे आर कॉल्ड आयंस। इफ इलेक्ट्रॉन इज लूजेस बाय एनी एटम देन इट गिव्स कैटायन एंड इफ गेन्स द इलेक्ट्रॉन देन इट गिव्स एनायन। So sodium atom when loses one electron, it converts into sodium ion and electron configuration becomes this. आप इन दोनों को अगर देखें ध्यान से तो आप इसमें समझ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के साथ साथ क्या और हुआ है, इसमें एक पूरा शेल इसका खत्म हो गया है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटेलिक आयन में कन्वर्ट होता है तो उसका जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो फिनिश हो गया, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो फैलाव है वो कम हो जाता है। इसी तरह से हम एक और केस देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, 287 था, क्लोराइड आयन बन गया, 288 हो गया। इस केस में क्या हुआ है? इस केस में एक इलेक्ट्रॉन एडिशन होने पर क्लोराइड आयन बनने में कोई भी नया शेल न तो बढ़ा है न कम हुआ है। नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स सेम। हियर आर 3 cells, here are also 3 cells, but 1 electron is added in the outermost shell. तो अब हम ये इसी के बारे में देखेंगे कि जब हमारा कोई एटम कैटायन में बदले या एटम एनायन में बदले तो इनकी रेडियाई, जो एटम की रेडियाई है वो किसमें, आयनिक रेडियाई में कन्वर्ट हो जाएगी। और एटम रेडियाई आयनिक रेडियाई में क्या फर्क रहेगा अगर वो कैटायन बनाए और वो एनायन बनाए। तो पहले तो हम आयनिक रेडियाई के बारे में ये देखेंगे कि व्हाट इज आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई है क्या? आपका सोडियम एटम से सोडियम आयन बना। सोडियम एटम क्या था? ये आपका फर्स्ट सेल था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। और थर्ड में कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन था। ये था Na एटम। अब आपका Na आयन बना तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाला निकल गया। तो Na आयन बनने में क्या होगा? फर्स्ट सेल तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ, एक शेल आपकी पूरी कम हो गई है। जब शेल कम हो गई है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका भी जो साइज है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो इन्फ्लुएंस है वो न्यूक्लियस से बहुत जो इसमें था वो ज्यादा था और यहां से डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सोडियम कोई भी एटम पॉजिटिव आयन में बदलता है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उसकी रेडियाई कम हो जाती है। तो आयनिक रेडियाई क्या है? आयन के न्यूक्लियस से उसके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां तक
इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उसके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी आयनिक रेडियाई। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब किसी आयन में उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जहां तक इन्फ्लुएंस है, जहां इन्फ्लुएंस होगा इलेक्ट्रॉन, वहीं तक इन्फ्लुएंस होगा जहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस है वो किस पर अट्रैक्शन लगाता है? इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। तो इस न्यूक्लियस का वहीं तक इन्फ्लुएंस होगा जहां तक आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस न्यूक्लियस से इसकी इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर जहां तक है उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम आयनिक रेडियाई। अब बात आती है हाउ आयनिक रेडियाई वेरीज when atom convert into its cation, and how atomic radii varies when neutral atom convert into its anion। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियस कैटाइन की उसके न्यूट्रल एटम से किस तरह से चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम कैटाइन में चेंज होता है तो उसकी रेडियाई हमेशा कैटाइन की छोटी होती है, या ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो हम इन आयनिक रेडियस के डिफरेंट वेरिएशंस को देखेंगे। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं रेडियाई ऑफ कैटाइन। तो एटॉमिक रेडियस of cation is always smaller than that of its neutral atom। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि किसी कैटाइन की जो रेडियस है वो हमेशा उसके न्यूट्रल एटम से छोटी होती है। जैसा भी हमने आपको बताया कि जब भी कोई कैटाइन बनेगा तो कैटाइन बनने में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन लूजिंग के दौरान क्या होगा, जनरली हमारे उसकी शेल जो है आउटर मोस्ट शेल वो फिनिश हो जाती है। पहली बार जब एक शेल कम हो गई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो श्रिंक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इन्फ्लुएंस कम रह जाएगा, शेल खत्म हो गई इसलिए, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एक तो रीजन ये रहा। दूसरा क्या रीजन रहता है? दूसरा रीजन ये रहता है कि जैसे हमने अभी सोडियम एटम और सोडियम आयन की बात बताई थी कि सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, व्हेन इट चेंज इनटू सोडियम आयन देन इट बिकम्स 28। ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस पर न्यूक्लियर चार्ज कितना है? +11। इसका भी कितना है न्यूक्लियर चार्ज? +11। न्यूक्लियर चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो न्यूक्लियर चार्ज सेम बना रहा, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर पहले से इसमें ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन बाहर वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, जितना वहां तक पहुंच पा रहा है। तो आप समझेंगे कि यहां से यहां जाने में Na एटम से Na आयन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि यहां 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, यहां 11 प्रोटॉन केवल 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। इस तरह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो इसलिए एटॉमिक रेडियस इन दो वजहों से, कौन कौन सी दो वजह? एक तो जनरली वैलेंस शेल खत्म हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल कम हो जाता है, और दूसरी वजह हमने बताई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए
इट इज ड्यू टू, आप लिख सकते हैं, ये तो आपका हो ही गया है कि कैटाइन का साइज हमेशा उसके न्यूट्रल एटम से कम होता है, तो इसका रीजन लिख लें, इट इज ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन्स। पहला रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन हमने जैसा आपको बताया था, ड्यू टू रिमूवल ऑफ शेल, एक शेल का जो है रिमूवल हो जाना, तो ड्यू टू डिक्रीज इन या ड्यू टू रिमूवल ऑफ शेल, एक शेल जनरली कैसी हो जाती है? फिनिश हो जाती है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं? हमारे कैटाइन की रेडियाई को उसके न्यूट्रल एटम से कम करते हैं। दोनों के बारे में हमने पहले भी बता दिया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलते हैं तो वो कैटाइन में कन्वर्ट होता है, और उस कैटाइन के कन्वर्जन के समय ही उसकी बाहर वाली शेल जनरली खत्म हो जाती है। सपोज करिए अगर शेल खत्म नहीं भी होती है तब भी क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब इक्वल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तब जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उससे ज्यादा तब हो जाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और प्रोटॉन उतने ही बन गए। तो इसलिए दोनों बातें, कभी अक्सर तो ये दोनों बातें होती हैं, और अगर ये दोनों ना हो तो ये एक काम तो जरूर होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जैसे किसी एटम की आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब भी शेल उतनी रहेंगी लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए पूरी शेल फिनिश हो गई और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। तो इनमें से दोनों या एक फैक्टर जो है वो हमेशा इफेक्टिव रहता है, जिसकी वजह से एटम का रेडियस जो है, एटॉमिक कैटाइन का जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस ऑफ कैटाइन, इसकी आयनिक रेडियस लिख लेंगे। आयनिक लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है। आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स न्यूट्रल एटम। आयनिक रेडियस किसकी? कैटाइन की, या रेडियस ऑफ कैटाइन लिख लो केवल। दूसरी बात आती है कि रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन is always greater than that of its neutral atom। दूसरा हमने बताया कि जो आपका एनाइन है, एनाइन नेगेटिव आयन है, उसका रेडियस उसके न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ा होता है। इसका क्या रीजन है? हमने जैसे आपको समझाया था कि जब क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन बनाएगा। क्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287, और क्लोराइड आयन का कितना है? 288, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो यहां 288। अब आप इन दोनों में देखिए, आपका क्लोरीन एटम था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, और थर्ड में कितने थे? 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ? इसके पास एक एडिशन इलेक्ट्रॉन आया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड जो है वो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएगा आने वाले इलेक्ट्रॉन पर,
तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर करेगा तो इस रिपल्सन की वजह से जो शेल है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है ना। और इस एक्सपेंशन की वजह से रिपल्सन के द्वारा लगने वाले रिपल्सन लगने की वजह से इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, रेडियाई बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात साथ साथ ये भी होगी कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो है +17, इसका भी कितना है +17। न्यूक्लियर चार्ज तो बराबर रहा लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बाहर वाली शेल में बढ़ जाता है। ये दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, आयनिक रेडियाई को या एनाइन की रेडियाई को उसकी एटॉमिक रेडियाई से बड़ा कर देते हैं। तो दो फैक्टर आपके जो रेडियाई को बढ़ा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और दूसरा डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इट इज ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस। फॉलोइंग टू रीजंस, कौन सा पहला रीजन हमने बताया था, पहला बताया था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन increases on addition of extra electron। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जब बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज एक्सपेंड कर जाएगा। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज decreases। effective nuclear charge decreases on addition of extra electron। तो जब हम एक नया इलेक्ट्रॉन एडिशन कराते हैं तो दो बातें आपकी कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने से ये जो इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें और आया, एंटर किया, तो ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे। ये पास पास थे, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करना चाहेगा तो ये इससे रिपल्स होने की वजह से ये इस तरह से दूर हटेंगे और दूर हटने की वजह से ये क्या होगा, इसमें साइज बढ़ जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम क्यों हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए कम हो गया कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन थे वो उतने ही बने रहे, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो बाहर वाले शेल पर भी जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस था वो पहले से कम हो जाएगा। मतलब एनाइन में जो अट्रैक्शन होगा वो न्यूट्रल एटम से कम होगा। तो ये दो तो आपके एटॉमिक रेडियाई एनाइन की और कैटाइन की रेडियाई का स्टडी हो गया। तीसरा हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक आयनिक साइज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आगे हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनिक साइज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। Variation of ionic size in isoelectronic species। हमने
पिछले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में बताया था कि व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वो स्पेसीज होते हैं वो आपके एटम या आइंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। आइसो माने सेम, इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मींस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में किस तरह से उनका जो साइज है वो चेंज होता है। तो ऐसा देखा गया है कि जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं तो शेल उसमें इक्वल होंगी। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन का बढ़ना, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उस न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ना। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स उतनी ही है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो इस तरह आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जो साइज है आयन का वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ वो कम होता जाता है। तो आप देखेंगे वेरिएशन आयनिक साइज कैसे होगा इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। The size of ions decreases with increase in magnitude of न्यूक्लियर चार्ज। किस वजह से क्यों बढ़ता है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चूंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में वही रहेंगे तो उनका साइज जो है लगातार बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से हैं। नाइट्राइड आयन है, इसमें इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? +7। ऑक्साइड आयन है +8, फ्लोराइड आयन है +9, सोडियम आयन है +11, Mg+2 आयन है +12 एंड Al+3 आयन है। तो आप देखिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इनकी जो साइज है वो कम होते चले जा रहे हैं। इसका अगर हम देखें आयनिक साइज पिकोमीटर में, इसका हुआ -171। नाइट्राइड आयन का जो साइज है वो कितना है? -171 है, वो सॉरी 171 पिकोमीटर है। इसका है 140, किसका? ऑक्साइड आयन का 140, इसका है 136। इसके बाद हम देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। तो इसका है 95 पिकोमीटर, इसका है 65 पिकोमीटर
और एल्यूमिनियम आयन का साइज केवल रह जाता है आपका 50 पिकोमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सेल सभी में इक्वल हैं, नाइट्रोजन, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम सभी में नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं, लेकिन क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स तो 2 हैं, इलेक्ट्रॉन सभी में बराबर हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से सेकेंड सेल में, लेकिन जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और उस अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के साथ साथ उनकी जो रेडियाई हैं वो कम होती चली जाएंगी। तो आप इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए जिससे हम टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ये एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दो आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपकी फिनिश हो गई। नेक्स्ट थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे हम किस पर, आयनिक साइज पर। आयनिक साइज तो खैर हो गया, अब हम नया जो टॉपिक अगला वाला है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पीज। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आफ्टर दैट we will discuss what are the factors which influence the ionization enthalpy of any atom, and after that we will discuss how ionization enthalpy changes on going left to right or top to bottom in a periodic table. तो थर्ड आपका है आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आयनाइजेशन आप जानते ही होंगे कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए तो इसको कहते हैं प्रोसेस को आयनाइजेशन। तो जब भी किसी न्यूट्रल एटम से उसके सबसे लूज इलेक्ट्रॉन सबसे कहां होगा? आउटर मोस्ट शेल में होगा। तो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसको कहेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन इसमें एक खास बात आप ये समझ लीजिए कि आयनाइजेशन एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आइसोलेटेड एटम की करते हैं। आइसोलेटेड माने वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो। मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब मॉलिक्यूल जब वो बॉन्डिंग स्टेट में है तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरा उसका गैसियस स्टेट में होना चाहिए क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान काम नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, अगर कोई बात हो जाती है और टीचर पूछते हैं तो उस क्लास में पूरे समूह में कोई बच्चा बात को नहीं बताता है कि क्या बात थी, और बाद में जब आप चले जाते हैं तो कुछ बच्चे पीछे से दौड़ के आते हैं, सर मैं बताऊं क्या हुआ था, क्या हुआ, वहां क्यों नहीं बताया, वहां इन्फ्लुएंस था दूसरे का। लेकिन जब वो बाहर आ गया तो उस समय उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहा। ऐसे ही जब एटम बॉन्डेड स्टेट में होते हैं तो दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए वो एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी नहीं हो सकती। तो जब उसको अलग कर लिया जाए तो आइसोलेट हो गया, गैसियस स्टेट में ले जाएं तब उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूवल आसान होगा। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound electron
कहां से, फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom to convert in its cation। जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आई एच। इसको डेल्टा आई, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, आई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और एच एनर्जी को बोलते हैं, एंथैल्पी को बोलते हैं, एच एंथैल्पी है तो आई एच से डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना, और न्यूट्रल, ठीक है ना, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो उससे रिमूव करने में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेटल है, इसको डेल्टा आई एच एनर्जी देके हम इसको m प्लस आयन में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं और इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो इसका आयनाइजेशन को और आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिलेशन को इस तरह इक्वेशन से हम आप समझा सकते हैं। ये हो गई आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती हैं, देखिए किसी न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की जरूरत होती है वो कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे ही दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, सेकंड से थर्ड की ज्यादा होती है। रीजन क्या है, जब आपने किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, बाहर वाले शेल पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों, प्रोटॉन तो उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया और अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी और ज्यादा खर्च होगी। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। हम इनको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज को रिप्रेजेंट कर देंगे। फर्स्ट को डेल्टा आई एच वन, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा आई एच टू और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा आई एच थ्री। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट delta IH3 is greater than delta IH2 and delta IH2 is greater than delta IH1। ये तो आपकी हो गई सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अब बात आती है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पीज डिपेंड्स। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज, तो इनको और देख लीजिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
एक ही आप पीरियड में चले जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो विद इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज IE आल्सो इंक्रीज, अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स उतनी ही बनी रहे तब, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरा सेकंड पॉइंट कौन सा है जिस पर हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगी? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? एटॉमिक साइज होने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, तो इट डिक्रीजेस या IE आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, इसलिए उसको निकाल पाना आसान होगा। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसा देखा गया है कि एटॉमिक साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उसके बावजूद भी, तो एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तीसरा है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? देखिए, किसी पर्टिकुलर शेल में अलग अलग सब शेल हैं S, P, D, F। तो किसी पर्टिकुलर सेल के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी अलग अलग होता है। जो जितने पास होता है न्यूक्लियस के, वो उतना ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, वो उतना अंदर तक फैला हुआ है। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसी पर्टिकुलर शेल के डिफरेंट सब शेल के लिए सबसे ज्यादा S का होता है, उससे कम P का, उससे कम D का और उससे कम F का। तो जैसे जैसे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ता है, किसी इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन मतलब अंदर तक, न्यूक्लियस तक इन्फ्लुएंस मतलब की तरफ धसा हुआ है, पेनिट्रेट माने धसा हुआ है, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा है, तो उसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा माना जाएगा और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाएगी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ। और ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किस तरह से होता है? सबसे ज्यादा होता है S, उससे कम होता है P का, उससे कम D का, उससे कम F का। तो एक किसी शेल के S सब शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, P सब शेल वाले की कम होगी, D वाले की और कम होगी और F वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी अगर वो एक ही शेल को बिलोंग करता है। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो है वो ये है, और इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बढ़ने पर बढ़ती है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट घटने पर घटती है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा देखा गया है कि जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा उन सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है बजाय अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के। इसलिए हम किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो उसका जनरल ट्रेंड होगा उसमें डिस्टरबेंस इस वजह से नजर आएगा। अगर कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल है या फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जनरली जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चाहे वो आगे की ओर, जैसे हम लेफ्ट से राइट किसी पीरियड टेबल में चले पीरियड में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पिछले वाले की आगे वाले से ज्यादा होती है। उसका रीजन होता है उसका हाफ फील्ड या फुल फील्ड कन्फिगरेशन। तो इट इज ऑब्जर्व दैट हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स and full filled orbitals show
द हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज देन द अदर कॉन्फ़िगरेशंस। इसीलिए आप सेकेंड ग्रुप में देख लीजिए, और आप 15 ग्रुप में, जिसमें P जो है हाफ फिल हो जाता है, और 18 ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, S ऑर्बिटल फुल फिल है, 15 ग्रुप में क्या है, P ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और 18 ग्रुप में पूरा फिर से फुल फिल सब शेल और शेल है। तो इन ग्रुप्स में जो है इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है वो अदर एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी से अनएक्सपेक्टेड हाई होती है, और वो इसलिए होती हैं कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने में वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और उन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। तो इस तरह से आपने आज दो चीजें, आयनिक रेडियाई और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। आयनाइजेशन एंथैल्पी का किस तरह से हमारा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इसके बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक में हम इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन किस तरह से वेरिएशन होता है लेफ्ट से राइट और अप टू डाउन पीरियोडिक टेबल में, क्या क्या इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ लेक्चर्स, 2 या 3 लेक्चर्स और हैं, जिसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक इसको नोट्स कंप्लीट करिए, इसको दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए। बहुत ही रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादातर हमारे इन्हीं चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। थैंक यू।